किसी भी मार्केट से पैसा बनाने के लिए बेसिक को समझना ज़रूरी है। सब कुछ यूएस डॉलर की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। यूएसए पैसा प्रिंट क्यों नहीं करता? लोग सोचते हैं यूएसए के फेडरल रिजर्व एफईडी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो पैसा प्रिंट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा प्रिंट करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, वरना इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है। मैकेनिज्म यूएसए पैसा कैसे प्रिंट करता है? नंबर वन, गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फियाट करेंसी। पहले यूएसए का पैसा गोल्ड के अगेंस्ट होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी इतना गोल्ड उतना पैसा प्रिंट हो सकता है। 1971 के बाद यूएसए ने फिएट करेंसी सिस्टम अडॉप्ट किया, यानी पैसा अब सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर चलता है, गोल्ड से नहीं बनता। नंबर टू, मनी सप्लाई एफईटी कंट्रोल करता है। फेडरल रिजर्व पैसा प्रिंट नहीं करता डायरेक्टली, बल्कि बॉन्ड बाइंग और इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल करता है। अगर फेड पैसे सप्लाई बढ़ाए तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और अगर कम करे तो रिसेशन का रिस्क होता है। फेड पैसे प्रिंट करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड्स बाय करता है या इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करता है। नंबर थ्री, बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल रिजर्व। जब लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन पैसों को 90% लोन के तौर पर दे सकता है। यानी अगर किसी ने $100,000 यहाँ पे डिपॉजिट किए तो बैंक 90,000 लोन दे सकता है, और ये पैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं इकॉनमी में। अगर गवर्नमेंट बस पैसा प्रिंट करे बिना इस सिस्टम को फॉलो करे तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जैसे वेनेजुला और जिम्बाब्वे में हुआ। M1 M2 M3 M4 क्या है? कहाँ से आया ये टर्म मनी सप्लाई इंडिकेटर हैं जो फेडरल रिजर्व और IMF ने डेवलप किया ताकि इकॉनमी का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो। M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड मनी, आसान पैसा, कैश जो तुम्हारी जेब में है, डॉलर बिल्स, कॉइन्स, चेकिंग अकाउंट जो तुम बिना रिस्ट्रिक्शन निकाल सकते हो, ट्रेवलर्स चेक, डिमांड डिपॉजिट, इमीडिएटली अवेलेबल पैसा। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग, अगर M1 ज़्यादा है, लोग के पास कैश है, स्पेंडिंग बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रिस्क, गोल्ड बिटकॉइन बढ़ सकता है। अगर M1 गिर रहा है तो लोग के पास कैश कम है, मार्केट स्लो हो सकती है, स्टॉक्स और क्रिप्टो डाउन जा सकता है। M2 M1 प्लस सेमी लिक्विड पैसा। M1 के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सेविंग अकाउंट जो थोड़ा डिले से मिलते हैं, स्मॉल टाइम डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, CDS अंडर 100 के, मनी मार्केट फंड्स। इम्पैक्ट्स ऑन ट्रेडिंग, M2 बढ़ता है जो लिक्विडिटी ज़्यादा है, स्टॉक्स और क्रिप्टो बढ़ सकता है। M2 गिरता है तो लिक्विड टाइट हो रहा है, रिसेशन का रिस्क। अगर हम यहाँ पे बात करें M3 की, M2 प्लस लार्ज टाइम डिपॉजिट और इंस्टीट्यूशनल फंड्स। M2 के अलावा लार्ज डिपॉजिट, बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के टाइम डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट फंड्स, फॉरेन डिपॉजिट। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग, इसका यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर हम यहाँ पे M3 गिरावट रिसेशन का सिग्नल हो सकता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। M3 बढ़ जाए तो एसेट मार्केट बुलिश हो सकती है। M4, M3 प्लस ऑल अदर बैंक डिपॉजिट। M4 क्या होता है? M4 मोस्टली यूके और यूरोप में ट्रैक होता है, और इसमें सारे बैंक डिपॉजिट और फंड्स आ जाते हैं। ये डेटा कहाँ से मिलता है? ये डेटा आपको मिलेगा फेडरल रिजर्व की वेबसाइट से। इसके अलावा यहाँ पे FRED इकॉनमिक डेटा इस वेबसाइट से यहाँ पे मिलता है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यहाँ इसकी ये वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू, चार्ट्स देखने का तरीका आसान है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे M1 M2 M3 डेटा कैसे देखें। ट्रेडिंग व्यू ओपन करें, सर्च बार में टाइप करो M1 मनी सप्लाई। इसका यहाँ पे जो वो है टिकर, वो M1SL है। M2 मनी सप्लाई, इसको आपने लिखना है M2SL, ठीक है। यहाँ पे M3 यूएसए ने ट्रैक करने बंद कर दिया, लेकिन यूरोपियन डेटा अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें 3 पे, चार्ट एनालिसिस करो। अगर M2 ग्रोथ तेज़ है तो लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी क्रिप्टो, गोल्ड और स्टॉक्स बुलिश हो सकते हैं। अगर M2 श्रिंक हो रहा है तो लिक्विडिटी टाइट हो रही है, यानी मार्केट गिर सकती है। 2008 रिसेशन और M1 M2 का अगर एनालिसिस करें तो रिसेशन कैसे प्रिडिक्ट करें? 2008 में क्या हुआ था? बैंक के पास लिक्विडिटी ख़त्म हो गई थी, M2 और M3 शार्पली गिर रहे थे, लोग पैसा निकाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और गोल्ड बढ़ा शुरू हो गया। FED ने M2 सप्लाई बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट कर दी, बॉन्ड बाय के बाद पैसा इंजेक्ट किया। रिसेशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग M1 M2 M3? नंबर वन, अगर M2 और M3 गिरना शुरू कर दें तो इसका मतलब लोग पैसे बचा रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है। नंबर टू, अगर FED M1 और M2 बढ़ाने लगे, बॉन्ड बाय करना स्टार्ट शुरू करें, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी डलने की कोशिश हो रही है। नंबर थ्री, गोल्ड और बिटकॉइन रिसेशन से पहले बुलिश होने लगते हैं, क्योंकि लोग सेव हेवन एसेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कंक्लूजन, ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लें? अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन की बात करें
तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग का डिसीजन लेने के आपने यहाँ पे बात करें यूएसए का फेड पैसे प्रिंट करना है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको बताई हुई है यूएसए के बॉन्ड कैसे बचाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड के बायर्स ये हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़, चाइना, जापान, सऊदी अरबिया। जैसे चाइना और जापान यूएसए के सबसे बड़े बॉन्ड बायर्स हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डॉलर हैं। ये कंट्रीज़ यूएसए की ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदती है क्योंकि इन पे इंटरेस्ट मिलता है और ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 2, बिग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, गोल्डमैन स्मिथ, जेपी मॉर्गन, ईटीसी, ये बड़े बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं ताकि सेफ इन्वेस्टमेंट मिले। यूएसए का ओन सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, जब मार्केट स्लो हो रही हो या इकॉनमी डाउन जा रही हो तो फेडरल रिजर्व खुद ट्रेजरी बॉन्ड बाय करता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। ये प्रोसेस क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। पाकिस्तान, एक जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया, पाकिस्तान में अगर एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करें पाकिस्तान को, सोचो पाकिस्तान का स्टेट बैंक अपने बॉन्ड बाय करके मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रहा है ताकि इकॉनमी में पैसे का फ़्लो बढ़ सके। स्टेप 3, फेडरल रिजर्व का पैसा प्रिंट करना। आप जब फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि वो नए पैसे मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हैं। फेड इन बॉन्ड्स के बड़े नए डॉलर्स इशू करता है जो बैंक्स और मार्केट में चलते हैं। इस तरह मार्केट में नए पैसे आ जाते हैं और बिना फिजिकल प्रिंटिंग के। पाकिस्तान एग्जाम्पल, यहाँ पे दोबारा पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी है। सोचो पाकिस्तान का स्टेट बैंक बॉन्ड ख़रीद रहा है और नए रुपीज़ इशू कर रहा है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। स्टेप 4, बॉन्ड्स होल्डर को क्या मिलता है। जिन लोगों ने यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड ख़रीदे उनको दो चीज़ें मिलती हैं, फिक्स इंटरेस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट उनको 6 महीने का 1 साल के बाद इंटरेस्ट पे करती है। फुल प्रिंसिपल अमाउंट जब बॉन्ड मैच्योर हो जाए। बॉन्ड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, 1, 5, 10, 30 ईयर्स। जब टाइम पूरा हो जाए तो गवर्नमेंट पूरा पैसा वापसी कर देती है। पाकिस्तान की यहाँ पे एग्जांपल दी है, तुमने पाकिस्तान का बॉन्ड ख़रीदा 1 लाख 10 हज़ार का, हर 6 महीने में तुम्हारा 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के बाद पूरा 10 हज़ार वापसी मिल जाएगा। क्या यूएसए डिफ़ॉल्ट कर सकता है? अगर यूएसए बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स इशू करता है और नए पैसे प्रिंट करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है। लेकिन यूएसए अभी तक कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। यूएसए अपनी मर्ज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्वेस्टर को वापसी अट्रैक्ट करता है। जब भी डेप बढ़ता है फेड बॉन्ड बाय करके मार्केट को स्टेबलाइज कर देता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इसका क्या मतलब है? गोल्ड एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पे बात की गई है। जब यूएसए ज़्यादा पैसा प्रिंट करे और बॉन्ड्स बाय करे तो डॉलर वीक होता है और गोल्ड और बिटकॉइन बढ़ते हैं। जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और बॉन्ड सेल करता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड क्रिप्टो गिरते हैं। स्टॉक मार्केट, अगर फेड पैसा सप्लाई बढ़ाए तो स्टॉक मार्केट बुलिश होता है और अगर फेड रेट्स जो है बढ़ाए और लिक्विडिटी कम करे तो स्टॉक मार्केट गिर सकती है। फॉरेक्स डॉलर ट्रेडिंग, अगर फेड यहाँ पे बॉन्ड बाय करे और पैसा प्रिंट करे तो यूएसडी की वैल्यू कम होती है। अगर फेड बॉन्ड सेल करे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो यूएसडी स्ट्रांग होता है। कंक्लूजन, यूएसए डॉलर प्रिंट करना सिंपल नहीं है। यूएसए बस अपनी मर्ज़ी से पैसा प्रिंट नहीं कर सकता, उसे बॉन्ड्स का प्रोसेस फ्लो करना होता है। फेडरल रिजर्व बॉन्ड बाय सेल करके पैसा सप्लाई कंट्रोल करता है। डॉलर प्रिंटिंग का असर गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक्स और फॉरेक्स पर होता है। अगर यूएसए ओवर प्रिंट करे तो इन्फ्लेशन और मार्केट क्रैश का रिस्क होता है। यह मैकेनिज़्म समझने के लिए ट्रेडिंग और इकॉनमी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में मदद दे सकता है।